आज का पाठ है हमारा शेर, पहचान, चार हाथ, साझा। ये कुछ लघु कथाएं हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ी गई हैं और ये एक प्रतीकार्थक कहानियां हैं जिसके ज़रिए जो है हमें अपने शासन तंत्र के विषय में कुछ जानकारी देना यहाँ पर लेखक ने चाहा है। समझते हैं पाठ की समरी को, जिससे कि हमें ये कम समय में समझ में आ सके कि पाठ में हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है और किस विषय को लेकर चला गया है। पाठ की जो मूल संवेदना है, मूल संवेदना का मतलब हो गया विषय, क्या टॉपिक लेकर चल रहे हैं जिसके बारे में मेनली बात की गई है। तो मूल संवेदना ये कहती है कि ये जो चार लघु कथाएं, इसमें लेखक ने व्यवस्था, शासन तंत्र, शोषण, एक्सप्लॉयटेशन यानी कि मजदूर किसानों की जो समस्या है उस पर करारी चोट की है। यानी जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, जो उसके काम है किस तरीके से चल रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार है, धोखाधड़ी है, क्या है, और शोषण है, लोगों का शोषण किया जा रहा है, उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उनको शोषित किया जा रहा है, मजदूर किसानों के साथ जो समस्याएं चल रही है वो सब यहाँ पर इनके ज़रिए जो है समझाने की कोशिश की गई है। तो पहली जो लघु कथा है जिसका नाम है शेर, जो कि व्यवस्था का प्रतीक है, तो वो हमें क्या कहती है? शेर अजगर वजाहत की प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। सबसे पहले तो प्रतीक का मतलब क्या है? साइन है, यानी कि जो व्यवस्था है उसको यहाँ पर शेर की तरह दिखाया जाए। शेर कैसा होता है? विशालकाय है, उसकी एक दहाड़ से जंगल के सभी जो जानवर हैं वो डर जाते हैं। वैसे ही व्यवस्था जो है अपने एक स्टेप से आम जनता को जो है डरा सकती है, उसका शोषण कर सकती है, या फिर उनके साथ बहुत अच्छा काम भी कर सकती है, ज़रूरी नहीं है कि गलत ही हो। तो प्रतीक का मतलब साइन, यानी व्यवस्था को यहाँ पर शेर के साइन से हमें समझाने की कोशिश की गई है। तो शेर जो है अजगर वजाहत की प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। लघु यानी कि छोटी कहानी है। शेर जो है व्यवस्था का प्रतीक है। ये पंक्ति आप याद कर ले। आप इस पाठ से संबंधित कोई उत्तर प्रश्न आए, उसके उत्तर में ये पंक्ति ऐड करेंगे, आपका उत्तर अच्छा बनेगा। जो तभी तक खामोश रहती है जब तक सारी जनता उसके खिलाफ नहीं बोलती है। आप भी ये चीज़ महसूस कर सकते हैं कि किसी भी बात के खिलाफ जब जनता आवाज़ उठाती है तो जो व्यवस्था है, अगर उसको वो चीज़ सही नहीं लगती है तो वो तभी तक खामोश रहती है जब तक सारी जनता उसके खिलाफ नहीं बोलती। तो उसको वो तभी तक अच्छा लगता है जब तक जनता जो है शांति से उन नियमों का पालन करे और जो जैसी राह दिखाई जा रही है उसको वैसे ही फॉलो करते चली जाए। जैसे ही व्यवस्था के खिलाफ उंगली उठती है, यानी कि जो भी नियम कानून बनाए गए हैं अगर जनता को गलत लगते हैं, अगर वो चुपचाप सह लेती है तो व्यवस्था अच्छी है। अदरवाइज़ अगर वो खिलाफ आवाज़ उठा लेती है तो फिर यहाँ पर क्या होता है, वो उंगली उठाने की बजाय उसको यहाँ पर किस तरीके से उसके सामने समस्याएं खड़ी की जाती हैं, ये व्यवस्था है। तो जो सत्ता है उसे कुचलने का प्रयास करती है, या फिर आप आसान भाषा में बोल सकते हैं उसके सामने समस्याएं खड़ी करती है। सत्ता में बैठे लोग जनता को विभिन्न प्रलोभन देते हैं। प्रलोभन यानी कि लालच। जैसे कि कहानी जब हमने पढ़ी तो उसमें शेर जो है जंगल के सभी मासूम जानवरों को अपनी बातों में फंसा लेता है कि उनकी ज़रूरतों की चीज़ें जो है वो उसके पेट में मिलेंगी। अब वो मुंह खोल के बैठा है और सभी जानवर जो है आंख बंद किए बिना सोचे समझे उसके मुंह में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। और आम जनता जो है जिस तरीके से जो जंगल की जो भोले जानवर हैं वो उसकी बातों में लालच में आकर उसके पेट में बिना किसी मेहनत के ही शेर को जो है उसके दिए लालच में लोग फंसकर चले जाते हैं। ऐसे ही आम जनता के साथ भी होता है। और वोटिंग के लिए आप किस तरीके के प्रलोभन दिए जाते हैं, लोग वोट देकर जिता देते हैं लेकिन उनके लिए फिर कुछ काम ना हो तो वो ये जनता के साथ क्या हुआ, धोखाधड़ी हो गई, देकर उसे अपनी ओर मिलाने का प्रयास करते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि वे केवल अपना उल्लू सीधा यानी कि अपना ही काम निकालते हैं, सिर्फ अपना काम निकालते हैं और अपना फ़ायदा कमाते हैं। शेर द्वारा दिए गए प्रलोभनों से, लालच से गधा, लोमड़ी, उल्लू और कुत्तों का जो समूह है बिना कुछ सोचे विचारे उसके मुंह में जा रहे थे। जैसे कि आम जनता जो है आंख बंद करके उसमें प्रवेश कर जाए
क्योंकि उनको ये प्रलोभन सुनने में बहुत ही आकर्षित लगता है कि हाँ, हम ये चाहते थे, अब ये काम हो जाएंगे, चलिए चलिए इनको वोट देकर जिता दिया जाए और ये व्यवस्था जो है हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। और बाद में अपना उल्लू सीधा करके जो है वो कैसे किनारे हो जाते हैं ये सभी को मालूम है। तो शेर के रूप में यहाँ पे प्रतीकार्थ में हमें क्या पता चलता है कि व्यवस्था के विषय में जानकारी दी जाती है कि व्यवस्था कैसी है। प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास, यानी कि लोगों को रिजल्ट से ज़्यादा जो है इसके प्रमाण क्या मिलेंगे उसके से ज़्यादा जो है विश्वास जो है किस तरीके से लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाती है और नुकसान भी पहुंचाती है। भोली भाली जनता जो है प्रमाण को अधिक महत्व न देते हुए विश्वास के आधार पर शोषक वर्ग जो आपका फ़ायदा उठाते हैं उसे शोषक वर्ग कहा जाता है, सत्ता वर्ग की बात को मान लेती है। जनता क्या है, जनता उसी तरीके से बिहेव करती है जिस तरीके के जंगल के जो मासूम जानवर हैं वो रिजल्ट्स को नहीं जानते हैं और उसकी फिक्र किए बगैर जो विश्वास बना लिया गया है उस विश्वास के बल पर आंख बंद करके जो है शेर के पेट में चले जाते हैं और फिर क्या होता है उस विश्वास को लूट लिया जाता है, यानी धोखाधड़ी कर दी जाती है। ऐसे ही आम जनता जो है विश्वास के बल पर जो है लोगों को वोट देकर जिताती है और उसके बाद उनके साथ धोखा होता है। ये जानते हुए भी कि शेर एक मांसाहारी जीव है जो सभी को खाता है, सभी जानवरों को ये विश्वास दिलाया जाता है कि अब शेर जो है अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का समर्थक हो गया है। जब शेर जो है बाकी जानवरों को ये विश्वास दिलाता है कि वो अब अहिंसा यानी कि बाकी जानवरों के साथ गलत व्यवहार करके उनको अपना आहार नहीं बनाएगा, सह अस्तित्ववाद का समर्थक हो गया है। यानी अगर शेर ये बोल रहा है कि मैं अब मांसाहारी नहीं हूँ, अब मैं जानवरों को मार के नहीं खाऊंगा, लेकिन अगर वो खुद मार के ना खाए और ऐसा विश्वास दिला दे कि जानवर उसके मुंह में खुद प्रवेश कर जाए तो इस बात में कोई खास फर्क नहीं है। ऐसी ही बात जब सत्ता के लोग करते हैं और लोग यहाँ पर जनता को अपने विश्वास में लाकर उनसे वोट लेकर और फिर अपना उल्लू सीधा करके उनको धोखा देते हैं, तो ये वही हालात होते हैं जैसा कि कहानी में बताया गया है कि शेर जो है ये बोले कि अब वो अहिंसा और सहअस्तित्ववाद का समर्थक हो गया है, यानी कि वो अब मांसाहारी ना रहकर और जानवरों पर प्रहार न करके और उनको अपना आहार नहीं बनाएगा, यानी उनको अपना भोजन नहीं बनाएगा। अब ये कहकर उसके बाद शेर जो है उनको अपनी बातों में इस तरीके से फंसा ले कि शेर के मुंह में वह स्वयं ही चले जाए, तो एक ही बात ही होगी। ये सिर्फ तरीके बदल दिए गए हैं जिसमें आहार जो है स्वयं उसके मुंह तक पहुंच रहा है, तो उसको प्रहार करने की जरूरत ही क्या है, और वह जानवरों को शिकार नहीं करेगा। अतः जानवर उनकी बात मानकर शेर के मुंह में स्वयं प्रवेश कर लेते हैं। किंतु लेखक जो है, लेखक जैसे कुछ लोग जो है वो प्रमाण को ही अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं जिन्हें सत्ता कुचलने का प्रयास करती है। लेकिन लेखक जैसे लोग जो हैं वो पहले प्रमाण चाहते हैं, रिजल्ट्स चाहते हैं और इसके अफेक्ट्स जानना चाहते हैं, देन फिर वो विश्वास अपना तैयार करते हैं। सिर्फ प्रलोभनों को सुनकर उनकी बातों में नहीं आना चाहते हैं। और जिन्हें जो सत्ता है, ऐसे लोगों को जो किसी भी गलत चीज के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं या प्रमाण ढूंढते फिरते हैं, लेखक जैसे लोग, वो सत्ता जो है उनको कुचलने का प्रयास करती है। सत्ता को वैसे ही लोग पसंद आते हैं जो आंख बंद करके उनकी हर एक बात को मानती चली जाए। अगली कहानी है हमारी जिसका नाम है पहचान। अब पहचान कहानी के जरिए लेखक हमें यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं, पहचान कहानी के माध्यम से लेखक बताते हैं राजा द्वारा दिए गए हुक्म के बारे में जानकारी देते हैं। राजा ने अपने राज्य में उत्पादन बढ़ाने के लिए खैराती, उत्पादन यानी कि कमाई ज़्यादा हो सके, इसके लिए अब राजा जो है एक स्कीम लेकर आता है और जनता को क्या समझाता है, प्रजा को अपनी क्या समझाता है। वो उत्पादन बढ़ाने के लिए खैराती, रामू, छिद्दू आदि आम जनता को यह आज्ञा दी कि वे अपनी आंखें बंद करके काम करें, अपने अपने कानों में पिघला शीशा डलवा लें, अपने होठ सिलवा लें, क्योंकि बोलना जो है उत्पादन में सदा बाधक रहा है। फिर उन्हें कई तरह की चीज़ें कटवाने और जुड़वाने का हुक्म दिया गया। इससे राजा जो है आश्चर्यजनक रूप से रात दिन प्रगति करने लगा। राजा ने क्या हुक्म दिया अपनी प्रजा को कि वो अपनी आंखें, कान, मुंह, इन सब पर, आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कहा, आंखों से, जिससे कि वो चीज़ें देख ना सके, यानी जो भी कुछ गलत हो रहा है वो देख ना पाए। और जब मुंह सिलवा दिए जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि वो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, विरोध नहीं कर पाएंगे। और कानों में शीशे पड़ने पे क्या होगा, कान अपने सुनने की क्षमता खो बैठेंगे तो कुछ भी गलत
वो ना देखेंगे, ना सुनेंगे और ना ही उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो जनता है, प्रजा है, वो कठपुतली की तरह उनके पीछे काम करती हुई रहेगी, उत्पादन बढ़ेगा और कमाई भी बढ़ती जाएगी। राजा की जो निरंकुशता है उसका जो परिणाम मिलता है वो बताया गया यहाँ पर कि इस कहानी में शासन तंत्र की निरंकुशता की और लालच को दर्शाया गया है। यानी ये जो कहानी है हमें बताती है कि जो शासन तंत्र है, जो सरकार है, वो किस तरीके से काम करती है, तो सिर्फ उसके अपने फायदे होते हैं। निरंकुशता दिखाती है कि उसको किस तरीके से अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए प्रजा के बारे में सोचते हुए काम करना चाहिए, अपने शासन को एक सही तरीके से चलाना चाहिए। और इस तरीके से वो अपने लालच को की पूर्ति के लिए वो प्रजा को कितने नुकसान पहुंचाती है, ये बात दिखाई गई है। यदि जनता जो है राज्य की स्थिति को अनदेखा करती है, जनता क्या है, राज्य की स्थिति को अनदेखा करती है, तो शासक वर्ग निरंकुश हो जाता है। प्रगति के नाम पर समस्त साधनों को हड़प कर अपना भला करता है, प्रगति करना चाहता है और ऐसी बातें बताकर प्रजा का शोषण करता है, उसका फायदा उठाता है। ऐसे शासक वर्ग को बहरी, गूंगी और अंधी जनता ही पसंद आती है। ऐसे शासक जिनको सिर्फ अपना अपना फायदा कमाना होता है, उनको कैसी जनता पसंद आती है? जो बहरी हो, गूंगी हो और अंधी हो। इसी के लिए राजा ने यह आदेश निकाला कि लोगों के कानों में शीशे डलवा दिए जाए, उनके मुंह सिलवा दिया जाए, या फिर उनको आंखें बंद कर लें, पट्टी बांध लें आंखों पर, जिससे कि वो कुछ ना देख सके, ना सुन सके और ना कुछ बोल सके, जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे। खैराती, रामू और छिद्दू ऐसी जनता के प्रतीक हैं जो आंख मूंदकर अपने राजा पर विश्वास करते हैं, पर जब तक वे अपनी आंखें खोलते हैं तब तक राजा जो है अत्यधिक बलशाली हो चुका होता है और उसका विरोध करने की हिम्मत अब उनमें नहीं रह जाती है। तो पहचान जो है, ये कहानी हमें यही बताती है कि किस तरीके के जनता या प्रजा के जो लोग हैं, शासक वर्ग उनको पसंद करते हैं। और प्रजा जो है अपने ऐसे व्यवहार से शासक वर्ग को फायदे कमवाती है, और शासक वर्ग जिसको अंधी, बहरी और गूंगी जनता ही पसंद आती है, जिससे कि वो अधिक से अधिक फायदा कमा सके। अगली हमारी लघु कथा जो है उसका नाम क्या है? चार हाथ। चार हाथ के माध्यम से लेखक हमें क्या समझाना चाहता है वो देखते हैं। चार हाथ पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। पूंजीवादी व्यवस्था जो पैसे पर बल डालती है, वो व्यवस्था जो है यहाँ पर मजदूरों के शोषण, जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, उनका शोषण जो है उसको यहाँ पर बताती हुई दिखती है। जो मिल मालिक है, मिल मालिक जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनके जो मालिक हैं, उनका लालच जो है मजदूरों के शोषण का कारण बनता है। यानी जो मिल मालिक हैं उनका लालच जब बढ़ जाता है तो मजदूरों का शोषण करने लगते हैं। वैसे ही जैसे कि पिछली कहानी में, पिछले जो लघु कथा है उसमें भी यही बताया गया है कि अपने लालच के चलते जो है वो मजदूरों का शोषण करते हैं या प्रजा का शोषण करते हैं। तो मिल मालिक मजदूरों को मात्र एक कल पुर्जे यानी कि मशीन समझते हैं। सिर्फ कल पुर्जे का मतलब मशीन के रूप में लेते हैं, जो उसको सिर्फ लाभ देगा। मशीन जो है काम करेगा और लाभ देगा। वह हर संभव प्रयास करता है कि उन मजदूरों का अस्तित्व समाप्त हो जाए और वह विरोध की स्थिति में ना रहे, ताकि उसके इशारे पर चलते हुए वह दुगना काम कर सकें। अधिक उत्पादन के चक्कर में वो मजदूरों के लोहे के हाथ लगवाता है, जिससे सारे मजदूर मर जाते हैं। अंत में उसे समझ में आ जाता है कि यदि अधिक उत्पादन और मुनाफा चाहिए तो मजदूरी आधी कर दो और दुगने मजदूर रख लो। और इस तरीके से मिल मालिक किस तरीके से मजदूरों को सिर्फ और सिर्फ मशीन के तौर पर देखता है, जिनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम लेकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। लेकिन इंसान तो इंसान है, मशीन नहीं हो सकती। तो मशीन, उसको ये बात बहुत देर से समझ में आती है और किस तरीके से मजदूरों के लोहे के हाथ लगवाता है और मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। तो इस तरीके से चार हाथ इस कहानी का नाम इसी के लिए पड़ा कि मजदूर के साथ वो मशीनी व्यवहार करके जो है मिल मालिक उससे ज़्यादा फ़ायदा कमाना चाहता है, जिसके लिए वो उसके लोहे के हाथ भी लगवा देता है, लेकिन वो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर देता है इस तरीके से। और उसको ये बहुत देर से समझ में आता है कि उसे ज़्यादा फ़ायदा कमाना है तो ज़्यादा मजदूर रखना है, और कमाई जो उनकी सैलरी है, जो उनको मुनाफा कमाने के लिए मजदूर ज़्यादा रख के और सैलरी जो है उनकी कम कर देनी है। या फिर
जो है और भी तरीके अपनाए जा सकते हैं, लेकिन हम इंसानों से मशीनी काम नहीं ले सकते हैं। तो अगली हमारी जो कहानी है साझा, जिसका नाम है साझा, से हमें क्या जानकारी मिलती है, लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं, वो यहाँ हम देखेंगे। साझा यानी जहाँ आप शेयरिंग करते हो, साझा करते हो, वो अब इसके जरिए लेखक क्या समझाना चाहते हैं। साझा में आज़ादी के बाद किसानों की जो बदहाली है, यानी किसानों का जो बुरा हाल है, बदहाली यानी बुरा हाल, अब आज़ादी के बाद किसानों का जो बुरा हाल है उसका वर्णन किया गया है। पूंजीपति व गांव के जो प्रभुत्वशाली वर्ग, या फिर आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि गांव में जो अमीर वर्ग था, जिनके पास अच्छा खासा पैसा था, तो वो पूंजीपति और गांव के जो प्रभुत्वशाली वर्ग थे, उसकी नज़र जो है किस पर थी, किसानों की ज़मीन पर और उत्पाद पर। जो कि हमने कई कहानियों और उपन्यासों में पढ़ा है कि जो ज़मींदार वर्ग है किस तरीके से किसानों को जो है ब्याज पर लूटता खाता है, उनकी ज़मीनें हड़प लेता है। तो इस तरीके से जो पूंजीपति वर्ग है और गांव के प्रभुत्वशाली वर्ग है, उनकी नज़र किस पे होती है, किसानों की ज़मीन पर होती है और उनके उत्पाद पर होती है। यानी उत्पादन जो होता है और जो फसलों से कमाई होती है वो उन सब पर वह हर संभव प्रयास द्वारा उसे हासिल करना चाहता है। हाथी समाज के अमीर और प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है। जिस तरीके से हाथी जो है एक बड़े शरीर वाला है और ज़्यादा ताकत वाला है किसान के मुकाबले, तो यहाँ पर वो जो है अमीर व्यक्ति और प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक बनकर आया है कि वो किस तरीके से अपनी ताकत से, अपनी पावर से अपने किसानों पर जो है अपना प्रभुत्व जमा सकता है और उनका शोषण कर सकता है। जो किसानों की सारी मेहनत और कमाई धोखे से हड़प लेता है और किसानों को पता भी नहीं चलता। किसान सक्षम होते हुए भी लाचार रह जाता है। किसान मेहनत करके जो है अपने उत्पादन को बढ़ाता है और उसी से उसकी कमाई होती है, लेकिन हाथी जैसे लोग जो है साझे की बात करके जो है उनको लूटते खाते हैं, उनका शोषण करते हैं। जिस तरीके से कहानी में बताया कि हाथी जो है साझा की बातें करता है और साझा में भी वो किस तरीके से किसान के हिस्से को भी लूट खा लेता है, वैसे अमीर वर्ग जो है वो किसानों को बेवकूफ़ बनाता है और उनकी जो संपत्ति है उनको किस तरीके से धोखा देकर लूटने की कोशिश करता है। तो ये कहानी जो साझा है, ये अपना नाम को इस तरीके से अर्थ देते हुए जो है इस कहानी में हमें शोषण के बारे में जानकारी देता है। तो ये यहाँ पर जो लघु कथाएं थी उनके विषय में जो जानकारी उनके माध्यम से, ये एक प्रतीकार्थक जो कहानियाँ हैं वो हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कहानी बताई है उसके माध्यम से एक रियल जो वास्तविकता जो है समाज की, वो बताने की कोशिश की गई है। और प्रतीक कहानियों का अर्थ ये होता है कि जो समाज में प्रॉब्लम्स हैं उनको डायरेक्ट ना बताकर किसी कहानी के ज़रिए या किसी और कैरेक्टर के माध्यम से बताया जाए, तो वो प्रतीकार्थक कहानियाँ होती हैं। जो कि यहाँ पे जो 4 कहानियाँ हमने पढ़ी हैं, लघु कथाएँ पढ़ी, वो प्रतीकार्थक ही हैं। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। यहाँ पे आपको जो समझाने की कोशिश की गई है उसके ज़रिए जो मेन मोटिव है या पाठ में जो बताने की कोशिश की गई है, जो मुख्य विषय है, जो हिडन मीनिंग है, वो बच्चों को समझ में आया होगा। और आप साथ ही इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी चैनल पर फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप अपने क्लास 12 के जो सेक्शन है उसमें जाकर अपने सभी चैप्टर्स को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ, लेखक और लेखिकाओं के जीवन परिचय के साथ अपने पूरे चैप्टर को कम्प्लीटली उसको प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे एग्ज़ाम्स के लिए अच्छा प्रिपेयर कर सकें और इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। और इसी तरीके से वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, हेल्प कर रही है, तो ज़रूर इसे लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स यूँ ही मिलती रहे।